जन सेवा को अपना संकल्प मानते हैं। वे दिन रात जनता के बीच रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, समझते हैं और समाधान में मदद करते हैं। यही सादगी और लगन उन्हें जनता के और करीब लाती है। उनकी पहचान किसी पद से नहीं, बल्कि जनता के बीच लगातार सेवा करने से बनी है। हर गांव और मोहल्ले में जाकर वे पार्टी द्वारा चलाए गए अभियानों की जानकारी देते हैं, ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। 2020 में कोविड-19 जैसी कठिन घड़ी में जब लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे थे और जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, राजीव ठाकुर ने मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां और भोजन लोगों तक पहुंचाया। सिर्फ मदद ही नहीं, बल्कि पूरे गांव और क्षेत्र में सैनिटाइजेशन भी करवाया गया, ताकि हर कोई सुरक्षित रह सके। बच्चों की पढ़ाई के लिए उनका योगदान सराहनीय है। गरीब और जरूरतमंद बच्चों को किताबें, कॉपियां और शैक्षणिक सामग्री वितरित कर उन्होंने शिक्षा की रोशनी हर घर तक पहुंचाने की कोशिश की। वे मानते हैं कि बच्चों की शिक्षा ही समाज का उज्जवल भविष्य करती है। प्राकृतिक आपदाओं या आकस्मिक परिस्थितियों में राजीव ठाकुर हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं और तुरंत मदद पहुंचाते हैं। संकट की घड़ी हो या किसी विशेष अवसर पर वे हर हाल में लोगों तक पहुंचकर राहत और सहयोग प्रदान करते हैं। वे राहत सामग्री और जरूरी मदद देने के साथ साथ लोगों का हौसला बढ़ाते हैं, ताकि वे मुश्किल समय का सामना मजबूती से कर सकें। किसी घर में आग, चोरी या अन्य संकट होने पर भी बिना दिखावा किए मदद करते हैं। सेवा उनके लिए आदत है, कोई कार्यक्रम नहीं। राजीव ठाकुर युवाओं और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देते हैं। वे खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराते हैं और जरूरी खेल सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इससे युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने और अपने हुनर को दिखाने का अवसर मिलता है। सत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केवल प्रचार नहीं, बल्कि जनता की वास्तविक समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना है। राजीव ठाकुर और उनकी टीम सीधे लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं, समाधान सुझाते हैं और जरूरी मदद पहुंचाते हैं। इस यात्रा के माध्यम से पार्टी के कार्य और अभियान हर घर तक पहुंचते हैं, ताकि लोग इसका सीधा लाभ उठा सकें। हर गांव, हर मोहल्ले में राजीव ठाकुर जनसेवा को अपना संकल्प मानते हैं। वे दिन रात जनता के बीच रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, समझते हैं और समाधान में मदद करते हैं। यही सादगी और लगन उन्हें जनता के और करीब लाती है। राजीव ठाकुर, जनता के सच्चे साथी, हर पल सेवा में तत्पर। तो राजीव जी को सम्मानित करने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी मृत्युंजय जी को, जो साधना के मार्केटिंग हेड हैं। और राजीव कुमार ठाकुर जी के सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे रिपोर्टर अंकुर प्रताप सिंह। उनको मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है और जितने प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में कोशिश कर रहे हैं टिकट मिलने की और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी चुनाव जीता जाए। ऐसे ही एक भावी प्रत्याशी हैं हमारे गौड़ा बौराम विधानसभा क्षेत्र से राजीव कुमार ठाकुर जी। तो राजीव कुमार ठाकुर जी, आप 2013 से भाजपा से काम कर रहे हैं, 2013 से संकल्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन 2020 में आपको टिकट नहीं मिला। तो टिकट नहीं मिला तो आपने लोजपा से चुनाव लड़ लिया, फिर आप भाजपा से लगे हुए हैं कि आपको भाजपा से ही टिकट मिल जाए। तो अगर इस बार भी आपको भाजपा से टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप फिर दूसरी पार्टी में जाएंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने दोबारा से बिहार में अपना चैनल को लॉन्च किया है, उसके लिए आपके सभी साधना के टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, अगर मगर में अभी हम नहीं जाएंगे, हमारे देश के ये को राजनीति में लाएंगे जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है।
मैं युवा भी हूं और उसमें भी फिट बैठता हूं कि मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। इसलिए मैं अगर बगर में नहीं जाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि पार्टी अगर मुझे चुनाव लड़ाती है तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को सेवा देते रहेंगे। तो मान लीजिए कि पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट देती है, तो क्या आप उस कैंडिडेट का सहयोग करेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाएगी हम उसके साथ में रह करके, जिसको भी एनडीए का चुनाव चिन्ह मिलेगा उसके साथ में रहकर उसको जिताएंगे। तो पिछली बार आप फिर लोजपा से क्यों चुनाव लड़ गए? जब आप बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के जिस भी कैंडिडेट को टिकट मिलता है उसका अगर आप सहयोग करने के लिए तैयार हैं तो आपको पिछली बार भागना नहीं चाहिए था। देखिए, पिछली बार का कुछ ऐसा परिस्थिति था जो हमको चुनाव लड़ना पड़ गया और लोजपा भी उस टाइम एनडीए का पार्ट था, लेकिन इन वक्त पे कोई कारण हुआ ऐसा जो गठबंधन टूट गई और हमको उस पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ा। कुछ परिस्थिति बस बना जिसके कारण से चुनाव लड़ गए थे। अच्छा, गौड़ा बौराम विधानसभा क्षेत्र में आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, हमारा केंद्र सरकार और नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार में लोक कल्याणकारी कार्य हो रहा है उसी मुद्दे को लेकर के हम विधानसभा में एक यात्रा भी निकाले हुए हैं, सत संकल्प यात्रा। उसके माध्यम से हम पंचायत के हर एक वर्ग में लोगों तक पहुंचते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे एनडीए सरकार का जो लोक कल्याणकारी कार्य है उसके बारे में लोगों को बताते हैं और उसी में जो वहां का लोगों का मूल्य समस्या है उसी को लेकर के हम क्षेत्र में जा रहे हैं। देखिए, एक सवाल जो कि लास्ट में पूछा जाना चाहिए लेकिन मैं पहले ही पूछ लेता हूं कि गौड़ा बौराम विधानसभा क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं गौड़ा बौराम विधानसभा के जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग जिस तरह से एनडीए सरकार पे पिछले 20 साल से विश्वास कर रहे हैं उसी तरह से विश्वास करते आइए। कुछ काम जो अधूरा रह गया है वो आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरा होगा। अब हम बात करेंगे बिहार में जो चल रही है राजनीति उस पर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपके क्षेत्र में घुसपैठिए हैं? किस तरह की घुसपैठिए की बात कर रहे हैं? रोहिंग्या, बांग्लादेशी। देखिए, ये हमारा बिहार है, इसमें विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, वोट अधिकार यात्रा जो निकाला है वो नकली यात्रा। मैं आपसे माध्यम से मैं विपक्ष को पूछना चाहता हूं, क्या बिहार में बांग्लादेशी और बंगाल के लोग आके चुनाव लड़ेगा? क्या बिहार है तो यहां पे बिहारी ही चुनाव लड़ेगा? नहीं, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री मोदी जो आपके सर्वोच्च नेता हैं वो आए थे बिहार में, पूर्णिया में एयरपोर्ट का शुभारंभ किया और 40,541 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास उद्घाटन किया। और उस समय उन्होंने ये भी कहा, जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि बिहार में हम घुसपैठियों को भगाएंगे, आरजेडी और कांग्रेस के लोग घुसपैठियों की वकालत करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि आपके क्षेत्र में क्या घुसपैठिए हैं? देखिए, मैं उतना नजदीक से नहीं मैं जान रहा हूं कि घुसपैठिए है नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो बोले हैं अगर घुसपैठिए होगा तो निश्चित रूप से उसको क्षेत्र और बिहार छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में उसको खदेड़ करके बिहार से भगा दिया जाएगा। देखिए, मैं एक किसान का बेटा हूं इसलिए किसानों से संबंधित सवाल पूछ लेता हूं। क्या आपके क्षेत्र में किसानों को एमएसपी मिलता है और आपके क्षेत्र में किसानों की क्या स्थिति है? देखिए, अच्छी स्थिति है, किसानों की दिन ब दिन उसके आय में सुधार हो रहा है। आप बात करिए 1990 के दशक से 1990 से लेकर 2005 तक किसानों की क्या स्थिति रही होगी। 2005 से जो बिहार में गड्ढा भरा हुआ था पिछले 65 साल का, उस गड्ढा को भरने में समय तो लगता है। निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बिहार में किसान कल्याण का कार्य कर रही है और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री का जो संकल्प है किसान का आय को दोगुनी करने का, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। किसान की आय दुगनी करने की आपने बात कही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये 2022 तक ही वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। अभी 2025 चल रहा है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। होगा, प्रधानमंत्री जी बोले हुए तो निश्चित रूप से होगा। आप देखिए ना कि 1990 और 2000 के दशक में क्या स्थिति था किसान का, अब क्या स्थिति है। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। कहां परिवर्तन हो रहा है? आपने कहा कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो किसानों की आय दुगनी नहीं हो रही है। पूरे देश के किसानों को, खासकर पंजाब हरियाणा के किसानों को
कम से कम एमएसपी मिल रही है। बिहार के किसानों को तो एमएसपी भी नहीं मिलती है। बिहार के किसान को भी जो एमएसपी सरकार ने तय की है वो तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से है भी नहीं, उसमें भी वो कम है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एमएसपी भी यहाँ के किसानों को नहीं मिलती है। देखिए, हमारा किसान ना, यहाँ के जो बिहार के किसान है, थोड़ा और उनको जागरूक करने की जरूरत है। हमारा किसान जो है यहाँ पे वो ट्रेडिशनल खेती करते हैं, थोड़ा सा उनको सब्जियों पे, मसालों पे, उस सब की खेती करनी चाहिए, जिससे में नकदी खेती जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे किसानों की आमदनी और बढ़ेगी। तो सरकार भी उसके लिए प्रयासरत है। आने वाले समय में निश्चित रूप से किसान का जो आय है वो दुगुना होगा और किसान की स्थिति और सुधरेगी। देखिए, किसानों के बाद अब हम थोड़ा छात्रों की बात कर लेते हैं, युवाओं की बात कर लेते हैं। अभी बिहार में खासकर जो युवा अभ्यर्थी हैं उनका प्रदर्शन चल रहा है और उन प्रदर्शनों पर आपकी सरकार, आपकी एनडीए सरकार लाठी भांजती है, लाठी मारने का काम करती है। अभी टीआरई 4, टीआरई 5 के जो अभ्यर्थी हैं, जो एसटीईटी का एग्जाम करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे लाठियां भांजी गई। इसके बाद कल दरोगा अभ्यर्थियों पर लाठियां भांजी गई। तो क्या आपकी सरकार लाठी भांजने में यकीन करती है? बिल्कुल यकीन नहीं करती है। आप लाठी भांजने की बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं कि हमारी सरकार युवा आयोग का भी गठन किया है। पिछले दिनों युवा आयोग का गठन हुआ है और युवा आयोग के माध्यम से युवाओं को सत्ता में भागीदारी मिलेगी और सत्ता में जब युवाओं की भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से युवा का जो भी उनका कहना है उसको बहुत सारे चीजों को मान लिया गया है और आने वाले समय में जब युवा आयोग की गठन होगी तो युवा की सत्ता में भागीदारी होगी और उनकी जो भी मांगे होगी वो सरकार के द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, चुनाव का समय होता है तो कुछ इस तरह की मांग जो नहीं भी मानना होता है उसको भी मनवाने का कोशिश किया जाता है लोगों के द्वारा। तो कुछ उसमें से जो मांग है वो सरकार के द्वारा किया गया है और जो भी मांगे हैं और जो उचित मांग होगा आने वाले समय में दूर किया जाएगा। देखिए, आप दरभंगा से भी आते हैं और दरभंगा में ही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मां तो मां ही होती है और उन्होंने, कांग्रेस वाले, इंडी गठबंधन वाले ने ऐसे मां को गाली दिया है जो मां इस दुनिया में नहीं है और उस मां को गाली दिया है जिनका बेटा सिर्फ भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में अभी नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अभी संपूर्ण विश्व में एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे नेतृत्वकर्ता के मां को गाली देना ये सिर्फ उनके मां के गाली देना नहीं है, ये संपूर्ण भारतवासी के मां बहन को उन्होंने गाली दिया है और उसके लिए उसको प्रायश्चित इस बार के आने वाले बिहार के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अभी देखिए, कांग्रेस ने एक एआई वीडियो पोस्ट किया है नरेंद्र मोदी और उनकी मां का, जिसमें कि नरेंद्र मोदी के सपनों में उनकी मां आती है और कहती है कि तुमने मुझे नोटबंदी के लाइन में खड़ा किया, तुमने मेरा पैर धुलवाते हुए रील बनवाया, तुम मेरे अपमान का पोस्टर बैनर छपवा रहे हो, तुम गिरी हुई राजनीति कर रहे हो। तो आप लोग कांग्रेस के हिसाब से गिरी हुई राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए, कोई गिरी हुई राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि उन्होंने ऐसे मां को गाली दिया है जो इस दुनिया में नहीं है। तो ये कांग्रेस की इससे घृणित मानसिकता क्या हो सकता है कि एक ऐसे शख्स जो दुनिया में नहीं है उसके बारे में वो एआई वीडियो बना रहे हैं, उनके मां को गाली दे रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस की घृणित मानसिकता का उदाहरण है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी तो कई बार इस तरीके के विवादित बयान दिए हैं, हाइब्रिड बछड़ा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी वो दीदी, ये सब बातें भी तो बोली जाती है। देखिए, चुनाव के दरमियान प्रधानमंत्री जी क्या बोले हैं उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो आदमी इस दुनिया में नहीं भी नहीं हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ राजीव कुमार ठाकुर जी, जो गौड़ा बौराम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के भावी प्रत्याशी हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।